तो दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। तो एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि 70 लाख नौकरियां का वादा सिर्फ झांसा रहा। 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण न देकर पिछड़ों दलितों का रोजगार छीन लिया गया। इसलिए समाज का हर वर्ग भाजपा सरकार को हटाकर अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुका है। अखिलेश यादव ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बतौर रक्षा कवच प्रचारित टीकाकरण अभियान सुस्त पड़ गया है। टीके की कमी से कई टीकाकरण बंद हो गए हैं। तमाम केंद्रों से लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था चरमराई हुई है। ये खबर असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद ने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी है। इस विवाद में जहां करीब 7 लोगों की जान गई, वहीं काफी बड़े पैमाने पर किरकिरी भी हुई है। अब केंद्र सरकार इस सीमा विवाद का एक ऐसा ठोस कदम निकालने जा रही है जिससे ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सैटेलाइट इमेज का सहारा लेकर सीमा निर्धारण की योजना बनाई है। आपको बता दें कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। इसके मुताबिक दोनों राज्य के बीच सीमा निर्धारण का काम उत्तर पूर्वी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को दिया गया है। बड़ी खबर, लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 12वीं दौर की बातचीत खत्म हो गई है। इस मसले पर शनिवार को दोनों पक्षों ने 9 घंटे तक बातचीत की है। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये बैठक चीनी इलाके के ओल्डी में हुई है। शाम 7:30 बजे तक चली मीटिंग में दोनों पक्षों ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में चल रहे गतिरोध को हल करने के मुद्दों पर चर्चा की है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले साल अप्रैल से पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण स्थिति कायम है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पेंगोंग झील के किनारों समेत कई जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सों को लेकर अभी भी तनाव बना हुआ है। मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भगवा झंडा। सीएम बीरेन ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। जी आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मौजूदगी में मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास ने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्हें दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। इस दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता एन बीरेन सिंह दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्व की देखभाल की है और हाल ही में इस क्षेत्र के 5 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मणिपुर ने मोदी सरकार को मजबूत बनाने का वादा किया है। भाजपा में शामिल होने पर गोविंद दास ने कहा है कि अगले साल मणिपुर में राज्य के चुनाव होने हैं और मैं उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम करूंगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने ही अंदाज में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी बोल रही है कि 2024 में खेला होगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी का मेला होगा और वो दोबारा सत्ता में आएंगे। भाजपा को विपक्ष से डर नहीं लगता। आप जितना विरोध भाजपा का करेंगे, भाजपा उतनी मजबूत होगी। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा मोदी विरोधी गठबंधन की संभावना के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का सामना करना ममता बनर्जी की क्षमता से परे हैं। भारत के अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा है कि भारत हमेशा संयम की आवाज, वार्ता का पैरोकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थक बना रहेगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे महत्वपूर्ण दिन बताया है और दुनिया के लिए भारत के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख भी किया है। तो मुसलमानों का और उसमें मुस्लिम महिलाओं का, तो क्या आपने ये कानून बनाकर एक धोखा दिया है? ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। ये इक्वालिटी के खिलाफ है। ये मुस्लिम लोगों को डिमोनाइज करने के लिए कानून बनाया गया। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन डे मनाएंगे, दूसरे कम्युनिटी का नहीं मनाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारी ओबीसी बहनें, सबका एम्पावरमेंट हो चुका है? क्या आपके ने रिकॉर्ड है? बताइए। तो ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इस कानून से मैंने कहा कि उल्टा मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, धोखा होगा, वो और परेशान होंगी और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। डिमोनाइजेशन होगा मुसलमानों का, सिर्फ केस बुक होगा, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं होगा उन लोगों पे। तो ये हमेशा इनकी आदत रही है धोखा देने की, फरेब देने की, और ग्राउंड पर इसका कोई, ना तो मुस्लिम महिलाओं ने, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है, बल्कि इसको रिजेक्ट किया है। तो ये इसकी हकीकत है। और
एजुकेशन के मामले में मुख्तार अब्बास नकवी हो या मोदी सरकार हो, आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं करते माइनॉरिटीज की? क्या ड्रॉप आउट रेट नहीं है? क्या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट नहीं है? क्या एनएसएसओ का डेटा नहीं है? क्या 2011 का सेंसस नहीं है? सिर्फ धोखा और फरेब और ऑप्टिक्स के लिए किया जाता है सब चीजें। ये मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा है कि लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज जो कौन सपोर्ट कर रहे हैं? इस कानून के खिलाफ करोड़ों मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथ से साइन करके भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि हम इस तरह के कानून को रिजेक्ट करते हैं। ये वो उन लोगों की आप बात क्यों नहीं करते? ग्राउंड पर इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर डाल दिया गया और आप इसको ये कह रहे हैं कि अगर कोई जेल को भी जाएगा तो शादी रहेगी। इस मुल्क में अगर कानून बनाना है, मैं मोदी सरकार को कह रहा हूं कि डिजर्शन पर कानून बनाइए। वो मर्द जो अपनी बीवी को शादी भी करते हैं और अपने साथ नहीं रखते, उनको छोड़ देते हैं, डिजर्शन पर कानून बनाइए ना। आप डिजर्शन पर कानून नहीं बनाते। और अगर इस कानून के तहत किसी मुसलमान को सजा होगी तो 3 साल और नॉन मुस्लिम को होगी तो 1 साल। क्या कर रहे हैं आप? डेमोनाइज कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को और मुस्लिम महिलाओं से ये नाइंसाफी और एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा होगा इस कानून के तहत। सर, मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा है कि कोविड की वजह से इस बार उतनी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं हो रही है, पर तीसरी साल में मतलब अगले साल किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? बताइए। आप, आपके पास रिकॉर्ड है तो बताइए किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? आप तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाकर जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है और उल्टा बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर डाल देता है। इस देश को जरूरत है तो डिजर्शन के खिलाफ कानून बनाने के लिए जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन का सब पे अप्लाई होगा, वो कानून नहीं बना रहे। ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इसका इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बीजेपी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के जो हर एक डिसीजन है वो सारे इंप्लीमेंट हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर हो या आर्टिकल 370 का रिप्लेसमेंट हो या फिर 80% रिडक्शन इन ट्रिपल तलाक केसेस। कौन सा 80% है? कौन सा डेटा है? बताइए। चलिए देश सामने रखिए। कहां से लाए डेटा? ये डेटा तो आपने अपने घर में बैठकर बीजेपी के दफ्तर में बैठकर बना लिया है। ग्राउंड पर एक्चुअल रियलिटी है कि मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इस कानून के तहत। बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर है और शादी भी खत्म नहीं होती उसकी। तो ये एम्पावरमेंट अगर मुसलमान महिलाओं का चाहते हैं तो आप नजीब की मां से इंसाफ करिए, आप जुनैद की मां से इंसाफ करिए, आप पीलू खां के घर वालों से इंसाफ करिए, आप अखलाक के घर वालों से इंसाफ करिए, आप अकबर खां के घर वालों से इंसाफ करिए, अलीमुद्दीन अंसारी के घर वालों से इंसाफ करिए, जिनको गौरक्षकों ने मारा, उन खातिलीन, उन कन्विक्टेड लोगों को बीजेपी के लोग जाकर फूल का माला पिनाते और आप आकर हमको कह रहे हैं कि आप मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ कर रहे हैं। डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप आप नहीं करते, इलिटरेसी रेट हाई है, कुछ नहीं करते और आप सिर्फ एक धोखा और फरेब की इनकी हमेशा सियासत रही है।